नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। साथियों, हमने लास्ट क्लास में जो है आधुनिक भारत का इतिहास शुरुआत किया था और हमने देखा था कि कैसे जो है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हुआ और उनके आगमन पे उनका जो शुरुआती जो लक्ष्य था यहाँ पर रह करके व्यापार करना था और कैसे कैसे यहाँ के समृद्धि को देखते हुए, हमारे भारत के सोने की चिड़िया को देखते हुए उनका जो नियत है धीरे धीरे लड़खड़ाना चालू हो गया। हमने देखा था पिछली क्लास में कि सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ, उसके बाद डच आए, उसके बाद फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए और कैसे कैसे धीरे धीरे अपने अपने में आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को किनारे करते चले गए। और जैसे ही धीरे धीरे किनारे हुए, लेकिन भारत में जो है सभी यूरोपीय शक्ति शासन नहीं कर पाए। शासन करने वाले सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे और ब्रिटिशर्स के शासन करने के पीछे उनकी बहुत बड़ी कूटनीतिक जो उनकी पॉलिसी थी या उनकी जो कूटनीतिक जो चाल थी उसके कारण कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे वो टेक्नोलॉजी में भी उन्नत थे, बुद्धि में भी तेज थे और उनके पास धन की भी कमी नहीं थी। ये सब जो बड़े मुद्दे थे, इस कारण जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का जो है पूरे भारतवर्ष में जमाया। साथियों, इसी कड़ी में आज जो है हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं भारत में जो है अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने भी शुरुआत में संघर्ष किया था भाई, भारत में सत्ता अपना जमाने के लिए। शुरुआत में तो उन्होंने यूरोप से ही आए व्यापारियों को धीरे धीरे करके अलग अलग किनारे करते गए, चाहे वो फ्रांसीसी थे, स्वीडिश थे, डच थे, उनको एक एक करके किनारे किए। उसके बाद उनके टारगेट में जो भारतीय क्षेत्र के जो राजवंश थे, जो बड़े राजवंशी शासक थे, वो उनके रडार में थे। जैसे बंगाल के शासक थे, अवध के शासक थे, ठीक है। इन धीरे धीरे इन सभी को क्या करते गए, किनारे करते गए। बाद में जो है मराठा शासकों से उनका टकराव होगा, क्योंकि उनको अल्टीमेटली भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के परचम को क्या करना था, परचम को जो है लहराना था। इस कारण जो है वो क्या करना चाह रहे थे, सभी को जो है किनारे। अब उनका जो अगला जो टकराव होगा वो भारतीय शासकों से होगा। आइए हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके देखते चले जाएंगे कि भारतीय शासकों में से किन किन वर्गों से उनका जो है संघर्ष हुआ और कैसे कैसे संघर्ष हुआ, कौन कौन से वे उन्होंने युद्ध लड़े भारत में अपने परचम को कायम रखने के लिए, कैसे जो है बक्सर का युद्ध जो है सबसे निर्णायक युद्ध बना, कौन कौन लोग थे जो बक्सर की लड़ाई के लिए संयुक्त लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ अंग्रेज लड़ रहे थे। तो आज की जो क्लास है हमारी पूर्णतः इसी पर रहेगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं, आगे की स्लाइड पे देखेंगे। साथियों, पहले हम लोग अंग्रेज और बंगाल का जो रिलेशन था उसके बारे में अपन चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। साथियों देखिएगा, अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच में जो संघर्ष हुआ था, सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के शासक थे और उनके बीच में जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो था दस्तक का जो था दुरुपयोग था। दस्तक जो हुआ करता था, एक जो है कर मुक्त व्यापार का परमिट हुआ करता था, जिसको लेकर के सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में संघर्ष हुआ। ध्यान रखिएगा, दस्तक का दुरुपयोग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष का कारण क्या था, तो दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक जो था वो कर मुक्त व्यापार का एक परमिट हुआ करता था। उसी कड़ी में आगे देखते हैं, सिराजुद्दौला ने जो है 1756 में जो है फोर्ट विलियम पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था और जो है कलकत्ता शहर का नाम को बदल करके क्या कर दिया था, उसने अलीनगर के नाम से कर दिया था। देखिएगा 1756 में इसने क्या किया था, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, किसने, सिराजुद्दौला ने, और कलकत्ता का नाम जो है अलीनगर कर दिया था। क्या नाम कर दिया था, अलीनगर। ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है अलीनगर किस शहर का नाम था। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार जो है सिराजुद्दौला शब्द यूज कर रहा हूं। सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला दोनों ही बंगाल क्षेत्र से संबंध रखने वाले थे। सिराजुद्दौला अलग है और सुजाउद्दौला अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आइए देखते हैं।
और जो अलीनगर जो था, फोर्ट विलियम जो कलकत्ता था, वहां पर एक विवादास्पद घटना हुई थी, जिस घटना को काल कोठरी घटना के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के बारे में उल्लेख जो है हॉलवेल ने किया था। किसने किया था? हॉलवेल ने। एक्चुअल में यहां पर क्या घटना हुई थी, जब इसने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया, किसने? सिराजुद्दौला ने। तो वहां पर उसने जब बहुत सारे अंग्रेज फैमिली के मेंबर थे, जिसमें कुछ महिलाएं थी, बच्चे थे जो विदेशी थे, तो सिराजुद्दौला ने क्या कराया था, उनको सभी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। और लगभग उनकी संख्या जो है 123-124 लोगों के आसपास थी। 123-124 उसकी संख्या जो बताई जाती है, इतिहास की पुस्तकों में बताई जाती है। और एक कमरे में ढकेल करके बंद कर दिया। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि कमरे में आग लगा दिया, और कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि सिर्फ कमरे में 123-124 लोग को बंद कर दिया था। और बंद करने के पश्चात लगभग वहां 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और 23 लोग ही बच पाए थे, ठीक है। तो ये जो घटना है, इसको काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। काल कोठरी की घटना हुई थी। काल कोठरी की घटना किसके काल में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। देखिएगा, सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उनको हटाने के लिए, मतलब राज शासन सत्ता से हटाने के लिए कुछ लोगों ने जो है अंग्रेजों का सहयोग किया था। ये अंग्रेजों के सहयोग करने वाले कौन लोग थे, इनके बारे में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा भाई, उनको सत्ता से हटाने के लिए जो सहयोग करने वाले लोग थे, उसमें पहला नाम जो आता है मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद आदि लोगों ने क्या किया था? अंग्रेजों का सहयोग किया था। किसको? सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने के लिए। अंततः जो है, ध्यान रखिएगा, 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार पूछा जाता है। प्लासी का लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। प्लासी का युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासन में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के शासन में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है अंग्रेजों ने यह लड़ाई लड़ी थी। और प्लासी का जो मैदान है, उसके बारे में भी पूछा जाता है कि प्लासी का मैदान कहां स्थित है। ध्यान रखिएगा, प्लासी का जो मैदान है, पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में स्थित है। कहां स्थित है मेरे भाई? पश्चिम बंगाल के नादिया जिला। अब देखिएगा, और वहां पर जो है सिराजुद्दौला की क्या कर दी जाती है? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है प्लासी के युद्ध में। और ध्यान रखिएगा, ये प्लासी का युद्ध जो है एक निर्णायक लड़ाई था। और इस प्लासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजी प्रभुत्व जो है भारत में शुरुआत हो गया। मतलब अंग्रेजी प्रभुत्व की शुरुआती जो नींव पड़ी थी इस प्लासी के युद्ध में, इनके हारने की बात पड़ी थी, ठीक है। आगे देखिएगा, मीर जाफर, ये वही मीर जाफर है जो सिराजुद्दौला को उसकी कुर्सी से हटाने के लिए अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था। मीर जाफर बाद में जो है बंगाल का नवाब बनता है। अंग्रेज इसको सपोर्ट करके जो है बंगाल का नवाब बना देते हैं। किसको बनाते हैं? मीर जाफर को। और उसके बदले में जो है मीर जाफर है, कंपनी को कर मुक्त व्यापार और 24 परगने की जमींदारी प्राप्त होती है। किसको? कंपनी को। मतलब जो मीर जाफर जो था, वो पहले से ही अंग्रेजों के लिए काम कर रहा था। वो सिराजुद्दौला को जो है कुर्सी से हटाने के लिए संघर्ष कर रहा था। और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई प्लासी के युद्ध में। उसके बाद जो है मीर जाफर को अंग्रेज क्या करते हैं? उसको जो है सत्ता पे, कुर्सी पे बैठा देते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं। और बंगाल के नवाब बनाने के बदले में जो है मीर जाफर उनको 24 परगने की जमींदारी जो है कंपनी को क्या करता है? गिफ्ट दे देता है। ध्यान रखिएगा साथियों, क्वेश्चन में पूछा जाता है, मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मीर जाफर को क्लाइव के गीदड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिएगा, अंग्रेजों ने आगे क्या किया? 1760 में मीर कासिम से
गुप्त समझौता कर लिया। ध्यान रखिएगा साथियों, मीर जाफर अलग थे, मीर कासिम अलग थे, सिराजुद्दौला अलग थे और शुजाउद्दौला अलग है। ये चारों के नाम में बहुत कंफ्यूजन रहता है। पहले सिराजुद्दौला आएंगे, उसके बाद शुजाउद्दौला आएंगे। वैसे ही पहले मीर जाफर आकर के कुर्सी पे बैठेंगे, उसके बाद मीर कासिम कुर्सी पे बैठेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यह भी पूछा जाता है ना कि पहले जाफर कुर्सी में बैठे थे कि पहले कासिम कुर्सी में बैठे थे। ध्यान दीजिएगा, पहले जो है मीर जाफर बंगाल के नवाब बने थे, उसके बाद अंग्रेजों ने 1760 में मीर कासिम से जो है गुप्त समझौता कर लिया और उसको क्या किया जी, बंगाल का जो है नवाब बना दिया। और इसी मीर कासिम ने जो है जो राजधानी थी उसको मुर्शिदाबाद से कहां ट्रांसफर कर दिया था, मुंगेर ट्रांसफर कर दिया था। इसने जो है राजधानी को बंगाल के नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने जो है राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया था। साथियों, अब जो हमारा अगला जो पॉइंट है, साथियों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है बक्सर का युद्ध। साथियों ध्यान रखिएगा, ये बक्सर का युद्ध जो था इतना ज्यादा निर्णायक था, और इसी युद्ध के बाद में जो है भारत में जो है ब्रिटिशर्स की जो है ब्रिटिशर्स का जो सत्ता जो है पूरा पूर्ण रूप से आ गया। मतलब ये कहना चाहिए ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का जो है मोहरा जो है भारत पे ठोक दिया, क्योंकि इस युद्ध में जो है भारतीय जो राजवंश थे उनके हारने के बाद जो है अंग्रेजों को क्या मिली, इसमें निर्णायक विजय मिली। और इस विजय को प्राप्त करने के बाद भारत का बहुत सारा एरिया जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। आइए देखते हैं कि बक्सर का युद्ध था क्या। देखिएगा, अक्टूबर जो है 1764 में जो है बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें एक तरफ जो थे अंग्रेज थे और दूसरे तरफ जो थे मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, दूसरे तरफ और उनके ही साथ जो लड़ रहे थे वो शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, मतलब ये दिल्ली सल्तनत के मुगल सम्राट थे, और उसके साथ ही लड़ाई लड़ रहे थे शुजाउद्दौला। ये ध्यान रखिएगा, शुजाउद्दौला यहां पे आएंगे। ये शुजाउद्दौला जो थे ये अवध के नवाब थे। अवध मतलब जो है तत्कालीन लखनऊ का क्षेत्र है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध जो हुआ था उस समय जो है अंग्रेज जो गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था विंसी टॉर्ट। क्या नाम था उनका? विंसी टॉर्ट। और इस जो लड़ाई का जो नेतृत्व जो अंग्रेज अधिकारी कर रहे थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो जो थे अंग्रेजों के सेना नायक थे या सेनापति थे इस लड़ाई में, जो अंग्रेजों की तरफ से लीड कर रहे थे। और भारतीय राजवंशों की तरफ से 3 राजवंश जो है एक साथ लड़ाई को लड़ रहे थे। ध्यान रखिएगा, इसका सन जो है मैक्सिमम पूछा जाता है 1764 पर। डेट सहित याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छी बात है। और एक तरफ केवल अंग्रेज थे और बाकी जो है तीनों जो है भारतीय राजवंश थे। ठीक है, और तीनों जो है एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़े थे। उसके बाद भी ये क्या है अंग्रेजों से नहीं जीत पाए थे। इसका कारण था ये जब तक ये तीर चलाते थे, धनुष चलाते थे, तब तक अंग्रेजों का क्या है तोप का गोला जो है इनके पास में आके गिर जाता था। मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में कौन थे? सुदृढ़ थे अंग्रेज। और उन्हीं टेक्नोलॉजी को जो है ये जो राजवंश थे भारतीय क्षेत्र के या मुगल शासक वगैरह जो थे ये उनको टक्कर नहीं दे पाए थे। ठीक है, देखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो थे विंसी टॉर्ट थे। ये पूछा जाता है परीक्षा में भाई, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ना। वैसे तो ये पूरा युद्ध ही महत्वपूर्ण है, बक्सर का युद्ध, क्योंकि ये निर्णायक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक निर्णायक युद्ध था अंग्रेजों का भारतीयों के खिलाफ। इस युद्ध को जीतने के बाद जो था एक्चुअल में अवध, बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र था वो पूरा अंग्रेजों के कंट्रोल, बंगाल बिहार और उड़ीसा बोलना चाहिए, बंगाल बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र किनके कंट्रोल में आ गया था? पूरा पूरा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, और अंग्रेजों के तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम है हेक्टर मुनरो। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। बक्सर का युद्ध से संबंधित कोई भी फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है।
साथियों, हमने देखा कि बंगाल जो प्रांत था कैसे अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया। अब हम लोग अगला जो देखेंगे, मैसूर का जो संबंध है ब्रिटिशर्स के साथ कैसा रहा। ठीक है, मैसूर का नाम जैसे ही आता है जेहन में एक ही नाम आता है, टीपू सुल्तान। आइए देखते हैं कौन थे हैदर अली और कौन थे टीपू सुल्तान। देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो लड़ाई जो है अंग्रेजों से हैदर अली ने लड़ी थी। और हैदर अली ने कहीं ना कहीं पहली लड़ाई में जो मैसूर की लड़ाई हुई थी उसमें उसने क्या किया था जी, उसने जो है अंग्रेजों को मात दी थी। और उसके बाद जो है इसी के जस्ट बाद में उन्होंने उनके साथ जो संधि हुआ था वो था मद्रास की संधि 1769। उसके बाद ठीक बाद द्वितीय जो मैसूर युद्ध जो लड़ा जाता है 1784 में, और इस युद्ध में हैदर अली की जो है मृत्यु हो जाती है। और हैदर अली के मृत्यु के उपरांत जो है टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में आगे भाग लेते हैं और अपने पिताजी का मृत्यु के बदला जो है लेने के लिए आगे जो है युद्ध को लड़ते हैं। लॉर्ड मैकार्टनी के प्रयासों से जो है यहां पर टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य में जो है मंगलौर की संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा भाइयों, 1784 मंगलौर की संधि जो है पूछा जाता है, परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। इसमें लिखा नहीं है, छोड़िए, लिख लीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग। उसके ठीक बाद जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लड़ा जाता है 1790-92 में। इसमें जो है टीपू पराजित हो जाते हैं, मतलब टीपू सुल्तान जो है क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं इस लड़ाई में। और यहीं पर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है कॉर्नवालिस के काल में। यहां पे ध्यान दीजिएगा साथियों, जो है मैसूर और अंग्रेजों के मध्य में 3 संधियां हुई थी। पहला जो मद्रास की संधि थी, दूसरी संधि जो थी मंगलौर की संधि थी, और तीसरी संधि जो थी वो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। ठीक है, तीनों संधियों का डेट पूछा जाता है और तीनों जो संधि है किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी उसके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे ये जो सेकेंड संधि जो था वो वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुआ था, और उसके बाद जो है जो अगला जो क्या बोलना चाहिए, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। ठीक है, और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था वो लॉर्ड वेलेजली के काल में लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था। उसके मृत्यु होने के पश्चात वेलेजली ने सहायक संधि व्यवस्था को लादते हुए, लॉर्ड वेलेजली जो थे सहायक संधि के जन्मदाता माने जाते हैं। सहायक संधि क्या व्यवस्था थी इसके बारे में मैं आगे की स्लाइड में चर्चा करूंगा। सहायक संधि व्यवस्था को जो है लादते हुए वोडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को जो है मैसूर को सौंप देते हैं। कौन? लॉर्ड वेलेजली। मतलब अब जो है मैसूर के राजा जो थे वो 2 वर्ष के जो बालक थे कृष्णराज, उनको बना देते हैं वो। साथियों, अभी हमने चर्चा किया, देखा किस तरीके से बंगाल को और किस तरीके से मैसूर को जो है अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य में लिया। उसके बाद जो अगला कड़ी आता है वो है मराठे। साथियों ध्यान रखिएगा, मराठा राजवंश ने अंग्रेजों से जिस स्तर की लड़ाई को जो लड़ा है, आज तक भारतवर्ष में जो है या भारत शासन में उस समय जो भी भारतीय राजा थे, छोटे क्षेत्रीय राजवंश थे, इनके इतनी लड़ाई जो है किसी ने भी नहीं लड़ी। ये परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है, अंग्रेजों से सर्वाधिक लड़ाई लड़ने वाले कौन थे, या अंग्रेजों के साथ सर्वाधिक संघर्ष जो है किनका रहा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, मराठों का जो संघर्ष रहा है वो अंग्रेजों के साथ सबसे ज्यादा और सर्वाधिक रहा है। ठीक, क्योंकि जो मराठे होते थे अंग्रेजों की किसी भी नीतियों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले जो वेलेजली की सहायक संधि के बारे में बताया था, वो सहायक संधि जो है राजवंशों के ऊपर लाद दिया करते थे, और ये जो मराठा राजवंश के जो शासक थे उन्होंने जो है वेलेजली के सहायक संधि को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक, आइए देखते हैं। देखिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध था
ये अनिर्णित था, मतलब इसका कोई भी निर्णय निकल नहीं पाया था, क्योंकि मराठों ने क्या किया था, इस युद्ध में अंग्रेजों को कड़ा टक्कर दिया था और इस युद्ध का निर्णय हो ही नहीं पाया था। लास्ट में क्या हुआ था, फाइनली जो है एक दूसरे को मतलब उस युद्ध को रोकना पड़ गया, निर्णय ही नहीं निकल पा रहा था, मतलब दोनों की ओर से जो था कांटे का टक्कर चल रहा था। इसी जो लड़ाई के बाद में ध्यान रखिएगा, सालबाई की संधि हुई थी 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य में। सालबाई की संधि को पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिएगा अगली जो संधि हुई थी, इनकी बेसिन की संधि जो है 1802 में हुई थी, और ये दोनों संधि जो है मोस्ट आईएमपी है, बेसिन की संधि और सालबाई की संधि। जसवंतराव होलकर से पराजित पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के शरण में चले गया और वेलेजली ने 1802 में बाजीराव से जो है बेसिन की संधि की थी। बाजीराव से बेसिन की संधि की थी वेलेजली ने, वेलेजली के काल में ये जो संधि है हुई थी। आगे देखिएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें जो है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जो है मराठे जो थे वो पराजित होते हैं दूसरे राउंड में। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बोला जाता है। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, इसी के बाद जो है हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य भी था कहीं ना कहीं अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया था। जिस समय भारत हमारे छत्तीसगढ़ शासन में मराठों का शासन चला करता था। देखिएगा इसमें मराठा पराजित हुए, बाजीराव द्वितीय का समर्पण और उसको पेंशन देकर बिठूर कानपुर में भेज दिया अंग्रेजों ने, मतलब पेंशन भोगी बना दिया पराजित होने के बाद और उसको भेज दिया। और उनके जो क्षेत्र थे उनके क्षेत्रों पे कहीं ना कहीं अंग्रेजों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। पेशवा का पद इन्होंने समाप्त कर दिया। मराठा शासन काल में पेशवा का जो पद होता था बहुत बड़ा पद हुआ करता था, जो राजाओं को दिया जाता था। पेशवा मतलब एक प्रकार से जो है राजकुमार हुआ करते थे मराठा राजवंशों के काल में, तथा एक पूर्ण आश्रित सतारा राज्य की स्थापना कर उसे शिवाजी के वंशज को दे दिया गया। मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो जो गोद नीति जो थी, मतलब इनके कहीं ना कहीं वंश थे, तो इस कारण जो है उनको सौंप दिया था। बाद में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आएगा लॉर्ड डलहौजी के समय, और लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हो जाएगा, फाइनली जो मराठा शासन जिन्होंने इनको अभी वंश को दे दिया है, बाद में डलहौजी क्या कर लेगा, उनको पूरा अपने कब्जे में ले लेगा। तो डलहौजी के आते तक तो अभी इनका शासन जो है वो मराठों के द्वारा ही चलेगा, लेकिन उसका जो टैक्स वगैरह की जो व्यवस्था होगी वो प्रॉपर वे पे अंग्रेजों क्या करेंगे, टैक्स को पे करेंगे। साथियों अब हम जो है 3-4 राजवंश को देख चुके हैं कि अंग्रेज जो है कैसे कैसे इनके एरिया में कब्जा किए। पहला हम बंगाल देखे, दूसरा हम मैसूर देखे, तीसरा हम जो है मराठा देख चुके हैं। अब चौथा जो है, जो भारत को समर्थन करने वाले जो छोटे राज्य थे, अब उनको निपटाने की बारी है। इसी कड़ी में हम देखेंगे पहला भारत और नेपाल युद्ध। देखिएगा गोरखा सरदार थे जिनका नाम था अमर बहादुर थापा। क्या नाम था जी, अमर बहादुर थापा। अमर बहादुर थापा को जो है डॉक्टर लोनी ने 1815 में जो है समर्पण करने के लिए क्या कर दिया था, बहुत ज्यादा उनके ऊपर दबाव बनाया था। तो फाइनली जो थे अंग्रेज कहीं ना कहीं उनसे पावरफुल थे और डॉक्टर लोनी जो थे विवश होकर जो है उनके सामने समर्पण कर दिए थे। और गोरखों ने जो है संगोली समझौता किया था, संगोली की संधि की थी। यह ध्यान रखिएगा, 2 संधि होते हैं जी। एक संगोला समझौता है जो अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था, वो अलग था, और एक संगोली की संधि है जो अंग्रेज और नेपाल के मध्य में हुआ था, अमर बहादुर थापा के मध्य में। और ये संगोली जो समझौता जो हुआ था, ये ध्यान रखिएगा कोविड लॉकडाउन के समय जब हमारा नेपाल से संबंध ऊंच नीच हो रहा था, उस समय जो है ये संधि जो है अचानक से मतलब कहीं ना कहीं इसका चर्चा जो है चालू हो गया था, संगोली की संधि। और ये संगोली की संधि के तहत जो है हमारा और नेपाल का संबंध जो है आज भी बना हुआ है, ठीक है। चूंकि नेपाल चाइना से भी लगा है और हमसे भी लगा है, तो चाइना क्या करता है, नेपाल को अपने पाले में लेने की कोशिश करता है। तो नेपाल क्या उसके बहकावे में 2019-20 के आसपास जिस समय वह घटना घटी थी, क्या बोलते हैं साथियों, तो गालवान घाटी घटना के बाद जो नेपाल जो था वो चीन की तरफ ज्यादा झुक रहा था, तो उस समय जो है ये संगोली की संधि जो है चर्चा पर बनी हुई थी। संगोली संधि जो हुई थी उसी के तहत भारत और नेपाल के भी संबंध जो है बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा उस पर 1815 में हस्ताक्षर किया गया था, किसके द्वारा, अमर बहादुर थापा के द्वारा। और जो है ये संगोली की संधि जो है नेपालियों से थी, और संगोला समझौता जो हुआ था, संगोला समझौता जो था मराठों से था। दोनों अलग अलग हैं, इसको ध्यान रखिएगा।
अब आगे हम इसी कड़ी में देखते हैं कि सिंध प्रांत का जो विलय है अंग्रेजों ने कैसे करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। सिंध देखिएगा 1842 में चार्ल्स नेपियर जो था वो सिंध का रेजिडेंट बना। कौन? चार्ल्स नेपियर। और 1843 में जो है उसने षड्यंत्र पूर्वक क्या किया, सिंध को युद्ध में धकेल दिया और उसे परास्त किया तथा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड एलनबरा थे। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंध के विलय के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये छत्तीसगढ़ व्यापम और पीएससी के प्रीलिम्स परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये महत्वपूर्ण है। इस समय लॉर्ड एलनबरा जो थे वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब फाइनली देखिए नेपाल भी झुक गया, सिंध का भी विलय हो गया। आगे देखते हैं और अंग्रेज कितना संघर्ष कर रहे हैं देखिए भारत में अपनी सत्ता को जमाने के लिए। अब देखिएगा इसी कड़ी में आगे आते हैं आंग्ल सिख संघर्ष। मतलब सिखों के साथ भी क्या हुआ था जी, अंग्रेजों का संघर्ष हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष जो हुआ था, अंग्रेजों सिख पराजित हुए थे 1846 में और यहीं पे लाहौर की संधि हुई थी। लाहौर की संधि का सन पूछा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा 1846 में। उसके बाद यहां पे देखिएगा लाहौर सिख साम्राज्य से एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए थे जिनका नाम था राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह जो थे उनके मिसल के बारे में पूछा जाता है। साथियों इनका मिसल था सुकेर चकिया मिसल। ये सुकेर चकिया मिसल से संबंध रखते थे कौन? राजा रणजीत सिंह। और राजा रणजीत सिंह जो थे वो सिख समाज के सिख जो समुदाय था उस समुदाय के एक राजा थे। अब आगे देखिएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। देखिएगा गुजरात में के युद्ध या तोपों के युद्ध से सिख निर्णायक रूप से पराजित हुए और 1849 में पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया। पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब हुआ था? 1849 में। अब आइए देखते हैं अपन वर्मा म्यांमार के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि जो म्यांमार था किसी समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। आइए बात करते हैं उसके बारे में। प्रथम वर्मा युद्ध, वर्मा का जो युद्ध हुआ था, प्रथम वर्मा युद्ध हुआ था, यहां पे यानदुबे की संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा वर्मा पहले ही हार गया और हारने के बाद जो है वर्मा और अंग्रेजों के बीच में यानदुबे की संधि जो है 1826 में हुई थी। यह संधि पूछ चुका है परीक्षा में, यानदुबे की संधि किस देश के साथ किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो था, अंग्रेजों ने वर्मा के तटीय प्रांत पेगू या लोअर वर्मा को हड़प लिया। मतलब निचला जो वर्मा का क्षेत्र था उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया। और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध लगभग 1885 में संपूर्ण वर्मा का भारतीय साम्राज्य में विलय कर लिया गया। मतलब संपूर्ण भारतीय साम्राज्य में वर्मा का विलय कब हुआ था? 1885 में। अब आइए बात करते हैं आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में। ये वही अफगानिस्तान है जिस अफगानिस्तान को चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह में क्या मिला था जी? दहेज में मिला था। और हमारा जो सरकार उस समय जो हमारा जो देश का विस्तार था, हमारा भारत जो है अफगानिस्तान तक था। आज भी भारतीय संसद में जो नया हमारा संसद भवन बना है वहां पे जो मैप लगा है इंडिया का, उस मैप में अभी भी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान को पूरा दिखा दिया गया है। हमारे पड़ोसी मुल्क में दहशत फैल गया था कि ये भारत सरकार कैसे कर रही है, पाकिस्तान को हमारे अपने में कैसे दिखा दे रही है। तो भारत सरकार का उद्देश्य ये नहीं था कि हम भविष्य में उसको लड़ाई करके कब्जा कर लेंगे। उनका दिखाने का उद्देश्य ये था कि मौर्य जो राजवंश थे उस शासन काल में हमारी जो सरकारें थी वो लास्ट अफगानिस्तान तक जो था वो भारत के हिस्से में था। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ध्यान रखिएगा यहां पे अंग्रेजों की करारी हार हुई थी। अफगान जो था यहां पे विजेता था। उसके बाद जो है जॉन लॉरेंस ने जो है
तटस्थता और कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी। एक कुशल अकर्मण्यता जो शब्द है एक कूटनीतिक बुद्धि से निर्मित है। मतलब उसने क्या किया, वो समझ गए थे कि अफगान को हम विजय नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने वहां पे चाटुकारिता और माइंड से जो है कूटनीतिक बुद्धि और कूटनीतिक दिमाग को लगाया। और देखिएगा, और इसी बुद्धिमत्ता का उसका परिणाम था कि द्वितीय आंग्ल अफगान में अंग्रेज जो है सफल हो गए और अफगानियों से गंडमक की संधि की थी। क्या संधि की थी? गंडमक की संधि। ये पूछा जाता है, गंडमक की संधि महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखिएगा ये। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसी बीच में ही मतलब द्वितीय आंग्ल अफगान के लड़ाई जो हुआ उसके बाद जो है डूरंड लाइन खींचा गया था। डूरंड लाइन जो है अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को तय करता है। जो डूरंड लाइन है आज वर्तमान मैप में पीओके क्षेत्र में है, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है वहां से जो है ये लाइन जो है लगा हुआ है, जिसको डूरंड लाइन बोला जाता है। मार्टिमर डूरंड आयोग द्वारा जो है इस लाइन को खींचा गया था। और इसी कड़ी में जो कुछ महत्वपूर्ण अन्य बिंदु थे, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो पिंडारी युद्ध था। पिंडारी जो थे निर्दयी जो लुटेरों का क्या था, एक ग्रुप था, एक गिरोह था। उनकी लूटपाट को रोकने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने एक सफल अभियान चलाया था। यह अभियान तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही क्या हो गया था, समाहित हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है पिंडारियों का जो युद्ध किस समय चल रहा था, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पिंडारियों का भी उपद्रव जो है जारी था। उसके बाद देखिएगा वेलेजली की सहायक संधि। मैंने बताया था कि एक जगह और शब्द आया था सहायक संधि। सहायक संधि एक्चुअल में थी क्या चीज, देखिएगा। सहायक संधि की शुरुआत जो है सबसे पहले जो है फ्रांसीसी जो गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने शुरुआत किया था। चूंकि डुप्ले और फ्रांसीसी गवर्नर थे, बहुत ज्यादा विस्तारवाद नीति पे जो है मतलब सफल नहीं हो पाए थे, तो उनकी जो नीति थी बहुत लिमिट दायरे तक थी। लेकिन इस नीति को जो है एक यंगेस्ट बोलना चाहिए गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली बहुत कम उम्र के जो थे एक यंग गवर्नर जनरल थे, और वो जो है इंडियन लेजिस्लेटिव भी मेंबर रहे थे यहां आने गवर्नर जनरल बनने के पहले। और उनकी जो नीति थी अत्यंत आक्रामक थी। मतलब वो जिस उम्र में थे और जो जैसा उनकी मेंटलिटी थी, मेंटल एबिलिटी थी, ब्रिटेन ने भी उनको यहाँ पे गवर्नर जनरल बना के भेजा। और उनके दिमाग में एक ही चीज चलता था कि मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परचम को कितना ज्यादा एरिया में फैला दूं और कितनी ऊंचाई तक लहरा दूं। इसी नीति के तहत लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक संधि नीति को क्या किया था, चालू किया था। सहायक संधि नीति एक प्रकार से देखा जाए तो ये अंग्रेजों की कूटनीतिक थी, कूटनीति चाल थी। और इस चाल के तहत वे किया क्या करते थे, जैसे कोई एक राजवंश को पकड़ लिए, उनको ये कहते थे उनको ये कहा करते थे हम आपको सैन्य सुरक्षा देंगे, शर्त एक ही रहेगा कि सैनिकों का खाना पीना जो रहेगा, उनके जो भी खर्चे होंगे वो राजवंश के होंगे। एक बात। दूसरी बात, उन सैनिकों का उपयोग लड़ाई के लिए आपको बिना हमसे पूछे नहीं करना है। दो बात। तीसरा बात, अब समझिएगा अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को बैठा दिया क्षेत्रीय राजवंश के पास में। अब जो है ये क्या करता था वेलेजली, उन सैनिकों का उपयोग जो है उस राजा के क्षेत्र के विस्तार के लिए करता था। अब जैसे ही राजा, ये अंग्रेजों को समझ में आया कि उस राजा के क्षेत्र का विस्तार वहां तक हो गया है हमारे बदौलत, तो धीरे से क्या करता था, अब इस राजा को भी निपटा दो। तो ये पूरा एरिया किसके हिस्से में आ गया जी, अंग्रेजों के हिस्से में आ गया। तो वेलेजली की जो सहायक संधि पॉलिसी थी, बस उसके दिमाग में एक ही रहता था, क्षेत्र विस्तार की नीति। और ध्यान रखिएगा भाई, हैदराबाद के जो निजाम थे वे सहायक संधि को स्वीकार करने वाले भारत के सर्वप्रथम राजवंश थे। ठीक है, यह पूछा जाता है। हैदराबाद के निजाम वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला पहला राज्य था। और ध्यान रखिएगा, इंदौर के होलकर ने और जो मराठा जो थे उन्होंने सहायक संधि को क्या कर दिया था, नकार दिया था, हम नहीं स्वीकारेंगे करके। ठीक, तो इंदौर के होलकर ने जो है सहायक संधि को नहीं स्वीकारा था। साथियों, हमने आज के क्लास में देखा कि अंग्रेज जो है
अपने सिक्का को भारत में जमाने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नींव को भारत में मजबूत करने के लिए, कैसे जो है भारतीय राजवंश के शासकों से निरंतर लगातार जो है उन्होंने युद्ध किया और लगातार उनको संघर्ष करना पड़ा भारत के क्षेत्रीय राजवंशों को दबाने के लिए, जो उनके रास्ते में आड़े आ रहे थे उनको हटाने के लिए। ठीक है, तो अब हम जो है आज जो टॉपिक पढ़े हैं उनसे संबंधित कुछ जो प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आइए हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? समझिएगा, शब्द को समझिएगा भाई, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, प्रारंभ किया लिखा है ना, ध्यान रखिएगा साथियों। 1757 में जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था जिसमें अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी, उसी के ठीक बाद से जो है ब्रिटिश प्रभुत्व का शुरुआत भारत में हुआ था। कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त खालिस्तान के युद्ध में हुआ। कौन से युद्ध में क्लाइव जो है सिराजुद्दौला की हत्या किया था भाई? अभी बताया जस्ट, प्लासी। राइट आंसर ऑप्शन ए। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। यह ऐसा पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का भारत में कौन से युद्ध के बाद और मजबूती के साथ जम गया? देखिएगा, इसका सही जवाब है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था। इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था विंसी टॉर्ट, और विंसी टॉर्ट ने जो बक्सर की लड़ाई लड़ी और बक्सर के बाद उन्होंने उड़ीसा, बंगाल और अवध में इनका एक छत्र अधिकार हो गया था, और यहीं से जो है नींव पड़ी थी किसकी? आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट की भारत में या ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव जो है मजबूती के साथ जम गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, राजा रणजीत सिंह जो है किस मिसल से संबंधित थे? मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया, राजा रणजीत सिंह जो थे वो सिख थे, और राजा रणजीत सिंह जो है सुकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे। किससे संबंध रखते थे? सुकेर चकिया मिसल से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? बताइए भाई, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी अंग्रेजों ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कौन थे, या दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ था? देखिएगा, इसका औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह जफर कौन थे भाई? इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो थे दिल्ली की सल्तनत पर बैठे थे और बक्सर की युद्ध में इन्होंने शामिल भी हुए थे, और बाद में इन्होंने इनके साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि भी की थी। अलीनगर किस शहर का नाम रखा गया था? बताइए मेरे साथी मित्रों।
थोड़ा देर पहले ही बताया हूं जी। सिराजुद्दौला ने क्या किया था? फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था और कलकत्ता का नाम बदल करके क्या कर दिया था? अलीनगर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगलौर की संधि कब हुई थी? बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1784 में जो है मंगलौर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता था? मीर जाफर या मीर कासिम, सिराजुद्दौला या सुजाउद्दौला? ये चारों नाम भारी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा इसको। बताइए कौन था? इसका सही आंसर है मीर जाफर। मीर जाफर जो था वो गीदड़ कहलाता था किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। साथियों, हमने देखा कि मीर जाफर जो है क्लाइव के गीदड़ कहलाते थे। आइए हम अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, वेलेजली या वेंसीटॉर्ट? साथियों, रॉबर्ट क्लाइव जो थे भारत में प्लासी के युद्ध के समय सन 1757 में यहां के गवर्नर जनरल थे और क्लाइव के द्वारा ही किसकी हत्या कर दी गई थी? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। देखिएगा हमारा साथियों, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की पहली संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव और किसके मध्य में हुई थी? शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों से अंग्रेजों की सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि कब हुई थी? साथियों, इसका सही आंसर है 1782। 1782 में जो है सालबाई की संधि जो है मराठों के साथ अंग्रेजों ने किया था। देखिएगा साथियों, ये जो यानदुबे की संधि लिखी हुई है, यानदुबे की संधि का संबंध जो है अंग्रेज और किनके मध्य में रहा? बताइए। आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख, आंग्ल अफगान? साथियों, इसका सही जवाब है आंग्ल अफगान। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोली की संधि किनके मध्य में हुई थी? अंग्रेज और किसके मध्य में हुई थी? मैंने लिखा है संगोली। ध्यान रखिएगा, संगोली की जो संधि हुई थी वो नेपाल और अंग्रेजों के मध्य में था। नेपाल की तरफ से अमर बहादुर थापा थे, ठीक है,
और मैंने एक संगोला समझौता भी बताया पढ़ाते पढ़ाते। संगोला समझौता ध्यान रखिएगा साथियों, मराठा और अंग्रेजों के बीच में था। यहां बात कर रहा हूं मैं संगोली की। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बताइए साथियों, इसका जवाब बताइए आप। साथियों लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले जो थे हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। साथियों मैंने 16वां नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ के रखा है। क्वेश्चन ये कहता है, डूरंड लाइन का संबंध भारत का जो सीमा रेखा है किस देश के साथ संलग्न होता है? ठीक है, मतलब डूरंड लाइन के साथ जो है भारत किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? साथियों उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप सभी जो है देंगे। इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, नेपाल और अफगानिस्तान। ठीक है, इसी के साथ जो है आज हमारा जो ये क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। साथियों अगला जो हमारा क्लास होगा, अभी हमने देखा कि बक्सर की जो लड़ाई थी उसके बाद जो है ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो अपने मजबूती के साथ अपने पताका को जो है लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके पूरे रास्ते जो है अब साफ हो चुके हैं। उनके रास्ते में अब कांटे कुछ नहीं बचे हैं ब्रिटिशर्स के। अब जो है ब्रिटिशर्स जो है भारत में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव जो है, अगले क्लास में हम उसी की चर्चा करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था की नींव जो है भारत में मजबूती के साथ रखेंगे और वो भारत में अपने प्रशासनिक सुधारों में कौन कौन से सुधार करेंगे, वे शिक्षा के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, वो जो डिफरेंट चरणों में भारत में रह करके वो सुधार के कार्य करेंगे, उसके बारे में हमारी विस्तृत चर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में होगी। धन्यवाद।